जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में कुछ बच्चों का 3 पेपर हो चुका है। जो बच्चियां हैं होम साइंस लिए हुए हैं, बाकी सभी बच्चों का 2 पेपर हो गया है। आशा है आप लोगों को दोनों पेपर बेहतर गया होगा और जो भी यहाँ से पढ़ाया गया है उससे आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिले हैं, ये मुझे विश्वास है। अब इंग्लिश का पेपर आप लोगों का कल है, तो आज हम लोग इतनी टाइम देखेंगे विजय रथ, और सुबह 3:30 बजे वाली क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस क्लास को लाइक करके इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। इससे बाहर कुछ नहीं। और चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, नीचे दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस, और उत्तर देने के लिए दैट फॉलो, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब इसमें पैसेज क्या है बच्चों? एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था। बिकॉज, क्योंकि हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, उसके बेटे सदैव लड़ते रहते थे। विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ। एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि उसके बेटे सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड देम टू हिम, उसने उन्हें अपने पास बुलाया। एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर, और उन्हें लाठियों की, या कह सकते हैं लकड़ियों की, एक बंडल एक साथ बंधा हुआ दिखाया। ही आस्क्ड, उसने कहा, इफ एनी वन ऑफ देम वाज स्ट्रांग इनफ, कि क्या उनमें से कोई पर्याप्त शक्तिशाली था, टू ब्रेक देम, उन्हें तोड़ने के लिए। उसने उनसे मतलब उन्हें कहा कि क्या उनमें से कोई उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। फर्स्ट, पहले, वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक ने फिर उसके बाद में दूसरे ने प्रयास किया। बट दे ऑल फेल्ड, लेकिन वे सभी असफल हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने उस बंडल को खोल दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और फिर उनमें से प्रत्येक को एक एक छड़ी तोड़ने के लिए, अलग अलग छड़ी तोड़ने के लिए कहा। दिस दे डिड इजली, इसे उन्होंने आसानी से कर लिया। एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रेकन इनटू पीसेज, और सभी छड़ियाँ तुरंत आसानी से तोड़ दी गई, टुकड़ों में तोड़ दी गई। thus, इस प्रकार से, ही taught them that united they would be strong, उसने उन्हें सिखाया कि मतलब एकत्रित होकर के एकता में वे शक्तिशाली थे। बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक, लेकिन डिसयूनाइटेड अर्थात कि अनेकता में उनमें हमेशा क्या होती, वह कमज़ोर ही होते, सदैव कमज़ोर ही हो जाती। अब इसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था क्योंकि। तो एक बूढ़ा व्यक्ति क्यों दुखी था? क्योंकि हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल, उसके बेटे नहीं लड़ते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड विद देयर फ्रेंड्स, उसके बेटे अपने मित्रों के साथ लड़ते थे। हिज सन्स क्वेरल्ड सम टाइम विथ हिम, उसके बेटे कभी कभी उसके साथ लड़ते थे। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड, हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर, उसके बेटे सभी एक दूसरे से सदैव लड़ते थे। तो दुखी इसीलिए था बच्चों क्योंकि उसके बेटे एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर क्या कह रहा है? तो बी नंबर कह रहा है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, एक बूढ़ा व्यक्ति दुखी था।
अब इसमें कह रहे हैं इट मीन्स, इसका मतलब था ही वाज, वह था। वह क्या था? यानी कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रेस का सिनोनिम बताना। हैप्पी था, या फिर सैड था, या फिर एंग्री था, या फिर मैड था। तो बच्चों हैप्पी नहीं होगा, क्या होगा? सैड का सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रेस्ड। सैड मतलब भी दुखी होता है और डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी दुखी होता है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। वीक, पैसेज में वीक का अपोजिट कौन सा शब्द है? डिस्ट्रेस्ड है, या फिर डिसयूनाइटेड है, या फिर स्ट्रांग है, या फिर क्वेरल्ड है। वीक मतलब कमज़ोर, और पैसेज में कौन सा शब्द लिया गया उसका अपोजिट? तो पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा और नहीं है स्ट्रांग के अतिरिक्त जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली, और स्ट्रांग शब्द पैसेज में लिया भी गया है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के लिए एक निर्देश है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ही वांट्स टू डॉट डॉट ट्रैकिंग इन द हिमालयाज। अब क्या होगा? यहाँ पर वर्ब का फॉर्म भरना है, तो गोइंग होगा, या फिर गोज होगा, या गान होगा, या गो होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें टू के बाद में वर्ब का फॉर्म भरना है, टू के बाद में, और टू के बाद में जब वर्ब का फॉर्म भरना है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा, इसलिए आपका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, ये तुम नए चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, यू आर तो तुम हो, क्या हो? कॉशियस हो, या कॉन्शियस हो, या केयरलेस हो, या क्यूरियस हो। कॉशियस मतलब होता है चौकन्ना, कॉन्शियस मतलब होता है जागरूक या चैतन्य, केयरलेस मतलब लापरवाह, और क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। नीचे दिए गए शब्द समूहों को एक जोड़ व्यवस्थित करके एक नया वाक्य बनाइए। शब्द समूह क्या है? द टीचर्स, उसके बाद में ए, फिर इज, फेवरेट ऑफ, ऑल, रमेश। तो ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश होगा, या रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स होगा, या रमेश द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल होगा, या फिर रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स होगा। क्या होगा बच्चों? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें रमेश इज ए फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स होगा, सॉरी द ऑल टीचर्स, फेवरेट ऑफ द ऑल टीचर्स, हाँ यही वाला बिल्कुल सही आपका डी वाला विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गलत स्पेलिंग का है? एबंडेंस है, या अटेंडेंस है, या एक्सेप्टेंस है, या एक्वेंटेंस है। तो बच्चों अबेंडेंस होगा, क्योंकि इसमें भी DANCE होगा। ए वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सी पुट्स द पेन डॉट डॉट हर पॉकेट। इन होगा, या इनटू होगा, या फिर एट होगा, या फिर ऑन होगा। तो पेन को कहाँ रखती है? अपनी जेब में, यानी कि इनटू का यहाँ पर प्रयोग होगा। अब रखती है अर्थात गतिमान है, तो बी वाला विकल्प आप। 9 to 10 कह रहा है रीड द पैसेज गिवन बिलो, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या है पैसेज। पैसेज कह रहा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, व्यक्ति चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ। इट पासेज क्विकली, की शीघ्रता से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, जल्दी नहीं बीता।
फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड ऑन द हाउस, ओले घर पर बरसे। द गार्डन, बगीचे में बरसे। द हिल साइड, पहाड़ी पर बरसे। द कॉर्न फील्ड, मक्के के खेत में बरसे। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद था। एज इफ, मानो, कवर्ड विद सल्ट, नमक से ढका हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वीयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, या यह वास्तव में बुरा हो रहा है। इट रिफर्स हेयर टू, यहाँ पर इट किसको बता रहा है? रेन को, या फिर सनलाइट को, या सैंड स्टॉर्म, या हेल स्टॉर्म। तो बच्चों किसे बता रहा है? तो इट बता रहा है हेल स्टॉर्म को। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली, लेंचो आशा करता था कि ये शीघ्र बीत जाएगा। बिकॉज, क्योंकि। लेंचो ऐसा आशा क्यों करता था? द राइप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, जिससे कि मक्के की फसल और अधिक फलेगी फूलेगी। द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, इसमें मक्के की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। द लैंड वाज ओवरफ्लोडेड, ज़मीन पर बहुत अधिक बाढ़ थी। या फिर द हाउस वुड गेट डाउन, घर ढह जाएगा। तो बच्चों इससे क्यों आशा करता था? क्योंकि उसकी मक्के की फसल इसमें पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती। तो बी वाला विकल्प आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 टू 13 के लिए निर्देश है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, या फिर नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। मतलब मंडेला कौन सी पार्टी से जुड़े? क्या तो मंडेला जो जुड़े थे वो एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जासूसी भरी किताबों का एक मित्र था, शौकीन था? तो यस होगा, या मे बी होगा, या नो होगा, या डोंट नो। तो बच्चों उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि राजवीर वाज आल्सो ये फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी कि एस होगा, सही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कह रहा है व्हाट मूव्ड सिद्धार्था टू सीक आउट एनलाइटमेंट, मतलब सिद्धार्थ को प्रकाश की खोज के लिए किसने प्रेरित किया? ए सिक मैन मतलब एक बीमार व्यक्ति ने, एन एज्ड मैन मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने, ए मॉन्क बेगिंग भीख मांगते एक सन्यासी ने, या ऑल ऑफ द एबव यानी इन सभी ने। तो किसने किया था बच्चों? ऑल ऑफ द एबव यानी सभी ने उन्हें प्रेरित किया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 एंड 15 के लिए निर्देश है और निर्देश में कहा जा रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए अंश को पढ़ो और उनका उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करो। द वे ए क्रो, रास्ते में एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर झकझोर कर गिराया। द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। अब इसमें कह रहे हैं हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ों में कौन बैठा हुआ था? ए पीकॉक मतलब एक मोर, या फिर ए पीजन एक कबूतर, या ए स्पैरो एक गौरैया, या फिर ए क्रो यानी एक कौवा। तो कौन बैठा था बच्चों? कमेंट में आप लोग जवाब देते रहिए। एक क्रो यानी एक कौवा बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था? अंडर ये पीपल ट्री, या फिर अंडर ये मैंगो ट्री, या अंडर ये हेमलॉक ट्री, या फिर अंडर ये बैनियान ट्री। तो कहाँ खड़ा था बच्चों? तो अंडर ये हेमलॉक ट्री, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 टू 20 के लिए कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे दिए गए उत्तर का
प्रश्नों का सही उत्तर चुनने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मिसेज पंफ्रे वाज ए, मिसेज पंफ्रे थी, क्या थी? ए पुअर लेडी मतलब एक गरीब महिला, या फिर ए सेल्फिश लेडी मतलब एक स्वार्थी महिला, रिच लेडी अमीर महिला, या फिर जेंटल लेडी साधारण महिला। तो कैसी थी मिसेज पंफ्रे? तो मिसेज पंफ्रे एक अमीर महिला थी। ट्रिकी वाले पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु वाज थीफ इन द स्टोरी, कहानी में चोर कौन था? हरी सिंह या अनिल या मंगल पांडे या फिर सुरेश। तो कौन था बच्चों? तो उसमें हरी सिंह थी। ये आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हु केम टू मीट आसिबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर कहानी में आसिबल से मिलने के लिए रात में कौन आया था? तो कौन आया था बच्चों? फाउलर आया था, या फिर ए पुलिसमैन यानी एक पुलिस वाला आया था, या आसिबल्स फादर आए थे यानी आसिबल के पिताजी, या फिर मैक्स आया था। तो कौन आया था बच्चों? तो इसमें मैक्स आया था। आपका डी वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वाली कहानी में कुल कितने चोर हैं? कितने चोर थे? कितने चोर थे? 2 यानी 2, या फिर 5 अर्थात 5, या फिर 3 यानी 3, या फिर 4 यानी कि 4। कितने चोर थे बच्चों? तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 चोर थे। एक तो वही था जो कौन, होरेस डेनबी, और एक वो महिला थी, यानी कि 2 बर्गलर थे। 2 चोरों की बात इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भोली को के प्रति किसने उसे आराम दिया? हर फ्रेंड उसके मित्र ने, या फिर हर प्रिंसिपल उसके प्रधानाचार्य ने, या हर टीचर उसकी अध्यापिका ने, या फिर द मॉनिटर ऑफ द क्लास मतलब क्लास की मॉनिटर ने। तो किसने दिया था बच्चों? हर टीचर उसकी अध्यापिका ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया बुझाया था, आराम दिया था। इस प्रकार से 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम लोग देखने वाला जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए और देखते हैं कि पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है कि मैन इज मेड अप ऑफ मेनी क्वालिटीज। व्यक्ति कई गुणों से बना हुआ है। व्यक्ति कैसे बना है? तो कई गुणों से बना है। बहुत मतलब दोनों प्रकार के, गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे। एंड एमंग द लेटर इज एंगर, और इसके बाद में इसके बीच में क्रोध भी है। द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग मतलब प्रत्येक मनुष्य का प्रकृति गुण इज सच दैट एनीथिंग, ऐसा लगता है कि प्रत्येक चीज़ें, दैट गिव्स ऑफेंस जो अपराध देती हैं, टू हिज सेंटिमेंट्स उसके भावों को, आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स या उसके सिद्धांतों के विरुद्ध जाती हैं, एक्साइट्स हिज एंगर उसके क्रोध को उत्तेजित कर देती हैं। द इविल्स व्हिच रिजल्ट फ्रॉम एंगर आर मेनी, वह बुराइयां जो क्रोध से के परिणाम स्वरूप आती हैं बहुत सारी हैं। बहुत सारी कौन कौन सी हैं? अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव के अंतर्गत ए मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग, एक व्यक्ति अपने तर्क करने की एंड जजमेंट और निर्णय करने की क्षमता को खो देता है। नॉट बीइंग एबल टू रिटेन कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, वो अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखने में भी सक्षम नहीं होता है। व्हेन एंग्री, जब वह क्रोधित होता है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है। व्हाट ही इज डूइंग, कि वह क्या कर रहा है। आर सेइंग, या क्या कह रहा है। अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, इसके प्रभाव के अंतर्गत। ए मैन इज सो मच पुट ऑफ हिज बैलेंस, एक व्यक्ति अपने नियंत्रण को बहुत अधिक खो देता है। दैट ही फॉरगॉट्स हिज ड्यूटी टुवर्ड्स हिज सुपीरियर्स, जिससे वह अपने उच्चाधिकारियों के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। एंड मे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग थिंग्स, और वो इन चीज़ों को कहने के लय में इतना अधिक आगे जा सकता है, व्हिच आर एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू देम, जो उनका अत्यधिक अपमान करने वाली होती हैं।
व्हेन एंगर गेट्स द बेटर ऑफ मैन, जब एक किसी अच्छे व्यक्ति को क्रोध आता है, ही इज़ कैपेबल ऑफ कमिटिंग द वर्स्ट क्राइम्स, तो वह सबसे बुरा अपराध करने में भी सक्षम हो जाता है, अर्थात कर देता है। एंड देयर इज़ नथिंग टू बी सरप्राइज, और इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई भी बात नहीं है, एट इफ अंडर इट्स इविल इन्फ्लुएंसेस, इसकी वह इसके बुरे प्रभावों में आता है। ही कमिट्स मर्डर, तो वह हत्या भी कर देता है, कि यदि वह इसके बुरे प्रभाव में आ जाए तो वह हत्या भी कर सकता है, जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है बच्चों कि व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट मैन्स एंगर, कौन से गुण एक व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा देते हैं, कौन से गुण होते हैं जो एक व्यक्ति के क्रोध को बढ़ाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, आंसर देखते हैं। एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज सेंटिमेंट्स, कोई भी चीज़ जो उसके भावों को आपराधिक बना देती है, अर्थात चुनौती देती है, आर गोज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, या उसके सिद्धांतों के विरुद्ध जाती है। एक्साइट्स मैन्स एंगर, वह व्यक्ति के क्रोध को भड़का देती है, उत्तेजित कर देती है। बी नंबर कह रहा है कि व्हाट डज ए मैन लॉस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर, एक व्यक्ति क्रोध के प्रभाव के अंतर्गत क्या खो देता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर मतलब क्रोध के अंतर्गत ए मैन लॉसेज हिज पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट, एक व्यक्ति अपने तर्क करने के साथ साथ निर्णय करने की क्षमता को खो देता है। अगला क्या कह रहा है बच्चों, तो सी नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम दैट ए मैन कमिट्स, वह कौन सा सबसे बुरा अपराध है जो एक व्यक्ति कर सकता है, व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर, जब वह क्रोध के नियंत्रण की सीमा से परे हो जाता है। तो द वर्स्ट क्राइम दैट ए मैन कमिट्स, सबसे बुरा अपराध जिसे एक व्यक्ति कर देता है, व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर इज मर्डर, जब वह अपने क्रोध के नियंत्रण से परे हो जाता है तब करता है। वो क्या है बच्चों, तो क्रोध में किया जाने वाला अपराध हत्या है। अगला पैसेज कह रहे हैं कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज में कौन सा शब्द है, इज द अपोजिट ऑफ इरेशनली मतलब तर्कहीनता, इरेशनली मतलब तर्कहीनता का अपोजिट शब्द कौन सा लिया गया है। तो द वर्ड रीजनिंग मतलब जो रीजनिंग शब्द है यानी तार्किक शब्द है, इज द अपोजिट। बहुत लंबे समय पहले देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, यूनान में एक राजा था। ही हैड 3 लवली डाटर्स, उसके पास 3 प्यारी पुत्रियां थी। द फर्स्ट डाटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली पुत्री बहुत सुंदर थी। द सेकेंड डाटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, और दूसरी पुत्री पहले से अधिक सुंदर थी। बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन तीसरी पुत्री सबसे अधिक सुंदर थी। शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वह विश्व में सबसे अधिक सुंदर लड़की थी। हर नेम वाज साइकी, उसका नाम साइकी था। वीनस द ग्रेट गॉडेस ऑफ द ग्रीक्स, मतलब यूनानियों की सबसे महान देवी वीनस वाज एंग्री विथ हर, उससे नाराज थी क्योंकि वो सबसे अधिक सुंदर थी। तो जो देवी थी वीनस देवी, वो उससे नाराज थी। और केवल नाराज ही नहीं थी भैया, तो फिर क्या था, सी वाज जीलियस ऑफ हर ब्यूटी, वो उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करती थी। सी कॉल्ड साइके ऑफ हर पैलेस, उन्होंने साइके को अपने महल में बुलाया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष की हो। साइके आंसर्ड, साइके ने उत्तर दिया, ग्रेट गॉडेस यानी महान देवी, आई एम 19, मैं 19 वर्ष की हूँ। वीनस लाफ्ड, वीनस हंसी, एंड सेड, और कहा, वीनस हंसी और कहा, यू आर यंग, तुम युवती हो, बट नॉट ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर नहीं हो। यू आर अगली, तुम भद्दी हो, नोबडी विल मैरी यू, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। साइके वेप्ट एंड प्रेड, साइके रोई और निवेदन किया, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज़, कृपया मुझे अपनी दासी के रूप में रखिए। आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए प्रत्येक चीज़ें करूंगी।
अब इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है हाउ मेनी डाटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। यूनान के राजा के पास कितनी पुत्रियां थीं? तो कितनी थी भैया? द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डाटर्स। यूनान के राजा के पास 3 पुत्रियां थीं। अगला कह रहा है हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। सबसे सुंदर कौन थी? तो द थर्ड डाटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। भैया तीसरी लड़की सबसे अधिक सुंदर थी। देखिए पहली सुंदर थी, दूसरी जो थी वो पहली से अधिक सुंदर थी, और तीसरी जो थी वो सबसे अधिक सुंदर थी। अगला कह रहा है व्हाट डिड साइके प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। साइके ने गॉडेस ऑफ ग्रीस यानी कि यूनान की देवी से क्या निवेदन किया था? तो साइके प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। साइके ने यूनान की देवी से निवेदन किया कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज़। कृपया मुझे अपनी दासी के रूप में रखिए। आई विल सर्व यू वेल। मैं आपकी अच्छे से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए प्रत्येक चीज़ें करूंगी, ऐसा उसने कहा था। अगला कह रहा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव। पैसेज में अनाकर्षक का अर्थ कौन सा शब्द लिया गया है? तो कौन सा शब्द लिया गया है बच्चों? अगली लिया गया है। क्या लिया गया है? अगली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो चलो लिख देते हैं। मित्र को लिखना है इसलिए यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा B125 मॉडल टाउन जालंधर। डेट आप यहाँ पर 24 अगस्त यानी कि जो भी डाला हुआ है आप परीक्षा वाली डेट को ही डालना, जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा वही डेट आप डालना। डियर विनोद, आप यहाँ पर अपने मित्र का कोई भी नाम लिख सकते हैं। आई फील डिलाइट टू इन्वाइट यू। मैं आपको आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूँ टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माय ब्रदर। मेरे भाई की शादी के समारोह में मैं आपको आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता महसूस करता हूँ। द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 6 सितंबर 2012। यहाँ पर बेटो आप लोग 2026 वाला लिखना कि शादी 6 सितंबर 2026 को होगी। आई विल लीव फॉर ग्वालियर ऑन 6 सितंबर। मैं ग्वालियर के लिए 6 सितंबर को निकलूँगा एट 5 AM सुबह 5 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। आई शैल स्टे एट सिंधिया धर्मशाला। मैं सिंधिया धर्मशाला में ठहरूँगा। ए फ्यू अदर फ्रेंड्स विल आल्सो अटेंड इट। कुछ अन्य मित्र भी इसमें आएंगे। वी शैल हैव ए जॉली गुड टाइम। हमारे पास एक प्रसन्नतापूर्ण अच्छा समय होगा बिताने के लिए। टू स्पेंड मतलब बिताने के लिए। वी प्लान टू विजिट ग्वालियर पैलेस एंड अदर प्लेसेस एज वेल। हम सभी ग्वालियर पैलेस यानी ग्वालियर महल में जाने के लिए और अन्य स्थानों पर जाने के लिए योजना बनाए हैं। वी शैल कम बैक ऑन 7th। हम 7 तारीख को आ जाएंगे इंस्टेंट इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही। आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर अर्ली। मैं यहाँ पर आपके पहले आने का निवेदन करता हूँ। वी शैल बी हैविंग ए गुड टाइम। हमारे पास एक अच्छा समय होगा। डू लेट मी नो। कृपया मुझे अवगत कराइए अबाउट द टाइम एंड डेट ऑफ योर अराइवल। अपने आने के समय और तिथि के बारे में कृपया मुझे अवगत कराइए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट। चाचा चाची को मेरा प्रणाम कहना। विद बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ योर फैथफुली, आपका वफादार XXX। यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अथवा मान लीजिए आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर देना भैया। और इसमें क्या कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने प्रधानाचार्य, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू ए वीक लीव। आप उनसे 1 सप्ताह की छुट्टी मांगते हुए निवेदन करते हुए एक पत्र लिखिए। एज योर फादर इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। क्योंकि आपके पिताजी अस्पताल में हैं। चलिए इसे भी लिख देते हैं। हालांकि आपको बोर्ड पेपर में केवल एक लिखना है। टू द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, RUD इंटर कॉलेज इटियाथोक गोंडा। सर, श्रीमान जी, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, सर्वाधिक सम्मान पूर्वक मैं कहता हूँ
दैट माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 3 days, कि मेरे पिताजी पिछले 3 दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। एंड द डॉक्टर सजेस्टेड टू टेक हिम रेस्ट फॉर 1 week, और डॉक्टर ने उन्हें 1 सप्ताह का आराम करने का सुझाव दिया है। देयर इज़ नो वन टू टेक केयर हिम इन द हाउस, घर में उनकी देखभाल करने वाला इस समय कोई नहीं है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेज, इसलिए मैं कक्षाएं में उपस्थित रहने के लिए असमर्थ हूँ। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ अब्सेंस, इसलिए मुझे आप अनुपस्थित रहने के लिए छुट्टी प्रदान करने का निवेदन करता हूं आपसे। फ्रॉम 21 सितंबर 2025 टू 27 सितंबर 2025। यहाँ पर देखिए डेट आप अग्रिम डेट ही डालेंगे, जो बीता हुआ डेट है वो बिल्कुल भी मत डालना। क्योंकि ये मैं आपको एक प्रारूप दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी डेट ले लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप परीक्षा में आने वाली तिथियों को ही डालना। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं आपकी इस दयालुतापूर्ण कार्य का आभारी रहूँगा। डेट आप यहाँ पर डाल देंगे, और योर ओबिडेंटली एक्स यहाँ नाम नहीं लिखना है, क्लास 10th आप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राइट ए रिपोर्ट ऑन ए फ्लूड सीन, एक बाढ़ दृश्य का आप लोग बाढ़ दृश्य पर रिपोर्ट लिखिए इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। हिंट्स में क्या है, प्लेस एंड सीन मतलब स्थान होना चाहिए, दृश्य होना चाहिए, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन और संपत्ति की हानियां इफ एनी यदि कोई हुई हो, मिजरी संकट, रिलीफ वर्क राहत कार्य, योर ओपिनियन और आपका विचार। तो चलिए देख लेते हैं भैया फ्लूड सीन। फ्लूड सीन का रिपोर्ट है, ए डिवेस्टिंग फ्लूड हिट अवर टाउन, एक बर्बादीपूर्ण बाढ़ ने हमारे शहर में आई। कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिसमें बहुत विस्तृत बर्बादी, एंड कोज और शोर शराबा का कारण बनी। द ओवरफ्लोइंग रिवर सबमर्ज्ड होम्स, बढ़ी हुई नदी घरों में मिल गई, रोड सड़कों पर मिल गई, एंड फील्ड्स और खेतों में मिल गई, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, जो मानव जीवन और संपत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण परिणाम बना, कह सकते हैं उसके हानि का परिणाम बना। थाउजेंड्स वीआर लेफ्ट स्ट्रैंडेड स्ट्रगलिंग टू एक्सेस बेसिक नेसेसिटीज, हजारों लोग आधारभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हुए खड़े मिले, अर्थात संघर्ष में पड़ गए। द अफेक्टेड पीपुल मतलब प्रभावित लोग, फेस्ड इमेंस मिजरीज, तात्कालिक संकटों का उन्होंने सामना किया, विद मेनी लॉसिंग देयर लव्ड वंस एंड लिवलीहुड्स, जिसमें से कई से उनके जो प्रिय लोग थे और जीविकाएं थी वे सभी बर्बाद हो चुके थे। रिलीफ टीम्स एंड लोकल अथॉरिटीज वर्कड टायरलेसली टू रेस्क्यू दोज हु ट्रैप्ड एंड प्रोवाइड एड, जो राहत टीम थी और वहाँ पर उपस्थित मतलब लोकल अधिकारियों ने बिना थके हुए फंसे हुए लोगों को बचाने का प्रयास किया और कार्य किया, और साथ ही साथ उन्हें सहायता प्रदान की। द सीन वाज हार्ट रेंचिंग, ये दृश्य दिल को दहलाने वाले था। एम्फेसाइजिंग द नीड फॉर इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट, जो एक ऐसे बर्बादी यानी आपातकालीन व्यवस्था की प्रभावशाली व्यवस्था की आवश्यकता को दर्शा रहा था। एंड सपोर्ट फॉर द विक्टिम्स टू रिबिल्ड देयर लिव्स, और उनके जीविका को। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में एक लेख लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड कोर्टियस बिहेवियर इन लाइफ, जीवन में अच्छी आदत और विनम्र व्यवहार के विषय पर। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बेलो, नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स मतलब अच्छी आदतों के कुछ उदाहरण। हाउ डज कोर्टेसी अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ, किस प्रकार से विनम्रता हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करती है। चलिए देख लेते हैं गुड मैनर्स, कोर्टियस बिहेवियर मतलब अच्छी आदतें और शुद्ध व्यवहार, विनम्र व्यवहार।
गुड मैनर्स आर द स्मॉल गेस्चर्स, मतलब जो अच्छे आदतें हैं एक छोटे व्यवहार हैं। दैट शेप, जो आकार देते हैं हाउ वी रिलेट टू अदर्स, कि हम दूसरों से कैसे जोड़ते हैं। जिसमें कहते हुए प्लीज़ मतलब कृपया, एंड थैंक यू और धन्यवाद, लिसनिंग अटेंटिवली ध्यानपूर्वक सुनते हैं, होल्डिंग द डोर दरवाज़ा पकड़ते हैं, एंड रिस्पेक्टिंग पर्सनल स्पेस, और व्यक्तिगत स्थानों पर सम्मान देते हैं। कोर्टेसी टर्न्स स्ट्रेंजर्स इनटू एलीज, जो सभ्यता होती है, विनम्रता होती है, वो अजनबियों के लिए होती है। एंड सी ईजेज डेली इंटरेक्शंस, और दैनिक कार्यों में आराम देती है। इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, ये विरोधों को कम करती है। बिल्ड्स ट्रस्ट, भरोसा बनाती है। एंड क्रिएट्स ए प्लीजेंट इन्वायरमेंट एट होम, और घर में एक सुहावना वातावरण तैयार करती है। वर्क एंड पब्लिक प्लेसेस, घर में, कार्यस्थल पर और सार्वजनिक स्थानों पर यह क्या करती है, एक अच्छा वातावरण बनाती है। व्हेन वी ग्रीट समवन, जब हम किसी का स्वागत करते हैं वार्मली, गर्मजोशी से, आर एपोलाइज सिंसियरली, या उसका समानता से, अर्थात कह सकते हैं कि साधारण रूप से उसका प्रशंसा करते हैं, स्वागत करते हैं। वी लिफ्ट मोरल एंड फोस्टर कोऑपरेशन, तो हम नैतिकता और सहयोग की भावना को विकसित करते हैं। इंटर्न बदले में कोर्टियस बिहेवियर बूस्ट्स आवर ओन कॉन्फिडेंस, विनम्र व्यवहार हमारे खुद के आत्मविश्वास को उठाता है। एंड ओपन्स डोर्स टू अपॉर्चुनिटीज़, और अवसरों का दरवाज़ा खोल देता। 10 इस प्रकार से सिंपल पोलाइटनेस, साधारण विनम्रता, इज़ नॉट जस्ट इटिक्वेट, मतलब ये केवल एक आदत नहीं है, इट इज़ ए फाउंडेशन फॉर हारमोनियस लिविंग, ये एक संगत जीवन जीने का एक आधारभूत या आधार है। तो बच्चों हम लोग इसमें से इतने प्रश्न कर चुके हैं। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, और इसे आप लोग अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है 24 का ए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नीचे दिए गए वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए आप फिर से लिखिए। इज दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, क्या ये न्यू पार्लियामेंट भवन का, नए पार्लियामेंट के भवन का एक रास्ता है। ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, एक मोटर चालक ने पुलिस वाले से पूछा। तो इसमें क्या करना है, ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन, एक मोटर चालक ने पुलिस वाले से पूछा। इफ़ लगेगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो इफ़ दिस का दैट हो जाएगा, दैट और वाज हो जाएगा इज का। द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, बाकी और सारे वैसे ही रहेंगे और किसी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बी वाले पर चलते हैं। तो बी वाला क्या कह रहा है बच्चों, बी वाला कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, नीचे दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलो। जिसमें कह रहा आई नो हिम वेल, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब इसका क्या हो जाएगा, ही इज़ नोन टू मी वेल, क्या हो जाएगा, ही इज़ नोन टू मी वेल, वह मेरे द्वारा या मुझसे अच्छे से परिचित है। देखिए पैसिव में जनरली हम जानते हैं कि बाई का प्रयोग होता है, लेकिन जब वर्ब नो हो तो इसके बाद में बाई नहीं, इसके बाद में टू का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर देखो टू का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में चलते हैं सी नंबर। तो सी नंबर क्या कह रहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो व्हेरेवर नेसेसरी। नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए और जहां आवश्यक हो वहां पर कैपिटल लेटर का भी प्रयोग कीजिए। ही सेड कामा विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। तो क्या हो जाएगा, ही सेड उसने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा लगा दो, विल का डब्लू कैपिटल लेटर में, यू हेल्प मी और सेल आई कैपिटल लेटर में हो जाएगा, आस्क समवन एल्स प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके इन्वर्टेड कामा को बंद कर देना है। डी नंबर कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नीचे दिए गए वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है, आई लव माई विलेज वेरी मच, आई लव माई विलेज
वेरी मच मतलब मैं अपने गांव को बहुत अधिक पसंद करता हूं। यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। द पीपुल हियर हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड वार्मथ, मतलब अपनापन के लिए बिलोंगिंग एंड वार्मथ हो जाएगा। मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं। देयर आर नो फैक्ट्रीज इन माई विलेज, इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं है। सो देयर इज़ नो पॉल्यूशन, इसलिए यहाँ कोई प्रदूषण भी नहीं है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। आई मिस द टेम्पल, द फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड द ग्रीन फील्ड्स ऑफ माई विलेज। फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर, प्रत्येक का उत्तर आप 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। जिसमें क्या है बच्चों, पहला तो इसमें कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट द अब्सेंस ऑफ फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब क्या कहा कि जो सच्ची स्वतंत्रता है वो केवल शारीरिक बंधनों से मुक्त होना नहीं है और ऑपरेशन या शोषण से मुक्त होना नहीं है, बट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ डिग्निटी, बल्कि स्वाभिमान की उपस्थिति की बात हो रही है, रिस्पेक्ट सम्मान की बात हो रही है, एंड एबिलिटी टू लिव वंस लाइफ विदाउट फेयर, और कोई भी बिना किसी भय के अपना जीवन जी सके, इसके बारे में बात हो रही है। अथवा आप इसे कर देना कि वेयर वेयर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई, राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। तो राजवीर एंड प्रांजल वेयर ट्रेवलिंग टू आसाम, राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहे थे टू स्पेंड द समर वैकेशन एट प्रांजल सोम, गर्मी की छुट्टियां प्रांजल के घर पर बिताने के लिए कहाँ जा रहे थे, तो असम में जा रहे थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड सी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुखों के समय में क्या किया था। तो किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी दुखी थी, बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उसका इकलौता बेटा मर चुका था। एंड इन हर ओवरवेलमिंग ग्रीफ, और अपने तीव्र दुख में सी कैरीड हिज डेड बॉडी टू नाइबोर्स, वो अपने उसके मृत शरीर को पड़ोसियों के पास ले गई। एंड द बुद्धा, और बुद्ध सीकिंग मेडिसिन, मतलब बुद्ध के पास ले गई दवा की तलाश करते हुए, टू क्योर हिम, उसका उपचार करने के लिए, एंड ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, और उसे पुनः जीवन में वापस लाने के लिए उनके पास ले गई थी। अथवा आप इसे कर देना, कह रहा है व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्रोधित क्यों था, व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने पत्र को प्राप्त किया था। तो लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित था, बिकॉज ही रिसीव्ड 70 पेजेस, क्योंकि उसने 70 पेजेस ही प्राप्त किए थे। बट हैड आस्क्ड गॉड, ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेजेस, लेकिन उसने ईश्वर से 100 पेजेस की मांग की थी। ही फर्मली बिलीव्ड गॉड, वो भगवान में बहुत दृढ़ता से विश्वास करता था कि कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता था। लीडिंग हिम टू कंक्लूड, वो जो उसे इस निष्कर्ष पर ले गया, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैड स्टोलन द रिमेनिंग 30 पेजेस, कि डाक विभाग के कर्मचारियों ने उसके बचे हुए 30 पेजेस को चुरा लिए थे। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। सभी लोग शेयर करते रहिए ज़बरदस्त तरीके से, और लाइक भी करते रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को, क्योंकि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए ये सभी कंटेंट प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, आप नीचे दिए गए किसी भी एक क्वेश्चन का उत्तर 60 शब्दों में दीजिए। जिसमें कह रहा है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत कैसे किया। तो क्या कह रहा है कि द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली विद ए स्माइल, बस कंडक्टर ने, बस परिचालक ने वल्ली का स्वागत एक मुस्कान के साथ किया, एंड ए फ्रेंडली टोन, और एक मित्रवत लय में किया। ही वॉज एम्यूज्ड बाई हर क्यूरियसिटी एंड एंथुसियाज्म, वह उसकी उत्सुकता और उत्साह से बहुत अधिक प्रसन्न था। व्हेन वल्ली आस्क्ड हिम क्वेश्चन, जब वल्ली उससे प्रश्न पूछती थी,
ही आंसर्ड हर इन ए जॉवल मैनर, वह उसे एक मजाकिया तरीके से उत्तर देता था। एड्रेसिंग हर एज मैडम, उसे मैडम के रूप में पुकारते हुए। एंड शोइंग एप्रिसिएशन फॉर हर ईगरनेस, और उसकी उत्सुकता के लिए उसके प्रति प्रशंसा दिखाते हुए टू ट्रेवल एलान, अकेली यात्रा करने का। हिज डेमनर पुट वल्ली एट ईज, उसके इस व्यवहार ने वल्ली को आराम प्रदान किया। मेकिंग हर फील कंफर्टेबल, उसे आराम महसूस करते हुए। एंड वेलकम्ड ऑन द बस, और बस में स्वागत महसूस कराते हुए। दो है, दो में से कोई एक करना है, जिसमें दूसरा कह रहा है बी वाला कि नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के नायक थे। कमेंट इसकी टिप्पणी कीजिए। तो नेल्सन मंडेला वाज ए रियल हीरो ऑफ साउथ अफ्रीकाज फ्रीडम मूवमेंट। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के स्वतंत्रता आंदोलन के नायक थे, वास्तविक नायक थे। हिज कॉन्शियंस, उनकी अंतरात्मा, इनकरेज्ड हिम टू डिमांड ए रिस्पेक्टफुल एंड यूनिक लाइफ फॉर ऑल। उनकी अंतरात्मा ने सबके लिए एक सम्मानित और अद्भुत जीवन की, अद्वितीय जीवन की मांग किया। ही वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड टू फुलफिल हिज ट्विन ऑब्लिगेशन, वह सदैव अपने दोहरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ थे। ही परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन फॉर हिज फैमिली, उन्होंने अपना कर्तव्य अपने परिवार के प्रति पूरा किया। एज वेल एज हिज कम्युनिटी, और साथ ही साथ अपने समुदाय। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा किया। ऑल्दो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, यद्यपि उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया था। येट ही डिड नॉट स्टॉप, फिर भी वह नहीं रुके। एंड गॉट डिस्करेज्ड, और हतोत्साहित नहीं हुए। ही बिकेम होमलेस, वह घर विहीन हो गए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी। ही डिड नॉट चेंज हिज डिसीजन, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। ही डिड नॉट केयर द अपार्थीड पॉलिसी, उन्होंने रंगभेद की नीति का ध्यान नहीं दिया। एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट रेशियल सिस्टम, और जाति प्रथा के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। ही अनाउंस्ड, उन्होंने घोषित किया दैट दिस सिस्टम हैड क्रिएटेड ए लास्टिंग वाउंड इन हिज कंट्री, कि इस प्रथा ने उनके देश में एंड हिज पीपुल, और उनकी जनता में एक कभी न समाप्त होने वाला गहरा घाव दिया है। ही फॉट अगेंस्ट इट, वो इसके विरुद्ध लड़े। एंड एट लास्ट गॉट सक्सेस, और अंततः सफल भी हुए। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अथवा क्या कह रहा है, व्हाई अकॉर्डिंग टू मंडेला ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, मंडेला के अनुसार शोषक को क्यों स्वतंत्र किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, मंडेला के अनुसार शोषक को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन हेटेड, प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, क्योंकि वह नफरत, पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता में क्या होते हैं, तो जकड़े होते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग दियर ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम, अपनी मानवता और स्वतंत्रता को रोकते हुए, बंद किए हुए। लिबरेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट फ्रीइंग बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, स्वतंत्रता बिना शोषक और शोषित को स्वतंत्र किए हुए अधूरी है। प्रमोटिंग रिकॉन्सिलेशन एंड हीलिंग, मतलब इसका उपचार और पुनर्विचार की आवश्यकता को देखते हुए। बी नंबर क्या कह रहा है, व्हाट वी आर एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी, डायरी रखने के बारे में एनी की क्या भावनाएं थी। एनी फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एनी ने बहुत अधिक खुश और उत्तेजक महसूस किया। अबाउट हैविंग ए डायरी, एक डायरी रखने के बारे में। कॉलिंग इट हर बेस्ट फ्रेंड, इसे अपने सबसे अच्छी सहेली कहते हुए। एंड कॉन्फिडेंट, और आत्मविश्वास कहते हुए। शी वॉज थ्रिल्ड टू पोर हर हार्ट आउट, वो अपने दिल की समस्त भावनाओं को प्रकट करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक थी। एक्सप्रेसिंग हर थॉट्स, अपने विचारों को प्रदर्शित करते हुए। फीलिंग्स, एहसासों को। एंड एक्सपीरियंसेस, और अनुभवों को।
फीलिंग रिलीव्ड एंड कंफर्टेड शेयरिंग हर सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट अर्थात अपने रहस्यों को प्रकट करने में थोड़ा सा वह क्या थी, विद द डायरी के साथ करने में अपने आप को आराम महसूस करती थी। ट्रीटिंग इट लाइक ए ट्रस्टेड कंपेनियन, इसे एक भरोसेमंद साथी के समान इस पर व्यवहार करती थी। अथवा कह रहा है बच्चों, व्हाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वल्ली एक बच्ची क्यों नहीं कही जानी चाहती थी। वल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वल्ली एक बच्ची नहीं कहलाना चाहती थी, बिकॉज क्योंकि सी वांटेड टू बी ट्रीटेड एज ए ग्रोन अप, वह एक बड़े व्यक्ति के समान व्यवहार की जानी चाहती थी। हैविंग डेवलप्ड ए सेंस ऑफ मैच्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, जो एक परिपक्वता और स्वतंत्रता की समझ को विकसित करना चाहती थी। एंड वांटिंग रिस्पेक्ट एंड रिकग्नाइजेशन ऑफ हर ऑटोनोमी, और अपने मालिकाना हक का वह सम्मान और पहचान चाहती थी। फीलिंग एनाइड, क्रोधित महसूस करती थी। व्हेन अदर्स डिड नॉट एक्नॉलेज हर सेल्फ सफिशिएंसी, जब अन्य लोग उसके आत्मनिर्भर। 6वां क्वेश्चन कह रहा है, सभी लोग बच्चों लाइक और शेयर कर दीजिए, जोरदार तरीके से लाइक और शेयर एक बार कर दीजिए। एक बार सभी लोग हैंड रेज वाला कमेंट कीजिए कि पता चले कि आप लोग जुड़े हैं और समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, नीचे दिए गए किसी भी एक प्रश्न का आप 60 शब्दों में लगभग जवाब दीजिए। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसेस्टर, बारिश बर्बादी में कैसे बदल गई। और हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोज फील्ड्स, इसने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया। तो देख लेते हैं भैया। द रेन टर्न्ड इनटू ये डिसेस्टर, बारिश एक बर्बादी में बदल गई। व्हेन ए हेल स्टॉर्म फॉलोड, जब ओलों की बारिश होने लगी। डिस्ट्रॉइंग लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को एंड क्रॉप्स और फसलों को बर्बाद करते हुए। द हेल स्टोन्स एज बिग एज फ्रोजन पर्ल्स, बर्फील जो बर्फ़ के ओले थे वह उतने बड़े थे जितना कि बर्फीले मोती। कंप्लीटली डिवेस्टेटेड द फील्ड, जो पूरी तरीके से खेत को बर्बाद कर दिया। रनिंग लेंचोज लिवलीहुड, जो लेंचो की जीविका चलाते थे। द वंस प्रॉमिसिंग क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड, जब एक बार अच्छे फसल की वादा करने वाली फसल बर्बाद हो गई। लीविंग लेंचो इन डिस्पेयर, लेंचो को निराशा में छोड़ते हुए। एंड हिज फैमिलीज फ्यूचर अनसर्टेन, और उसके परिवार की भविष्य को अनिश्चितता में छोड़ते हुए। ड्यू टू द लॉस, हानि के कारण। अब बी नंबर पूछ रहा है, दोनों में से कोई एक करना है। तो बी नंबर कह रहा है, व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबारी, अपने कार से यात्रा के दौरान ढेकियाबारी जाते समय राजवीर ने रास्ते में क्या देखा था। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या देखा भैया। तो ड्यूरिंग द कार जर्नी टू ढेकियाबारी, ढेकियाबारी कार से जाते समय राजवीर सा वास्ट इम्पेंसेजेस ऑफ टी गार्डन्स, राजवीर ने एक्सपेंसेस मतलब राजवीर ने क्या किया, चाय की बागानों का विशाल या विस्तृत क्षेत्र देखा। विद रोज अपॉन रोज, जिसमें कतारें ही कतारें थी। ऑफ नीटली प्रून्ड टी बसेस, चाय की झाड़ियों की बहुत सफाई से कटाई और तोड़ाई हुई थी। स्ट्रेचिंग एज फार एज द आई कुड सी, उतनी दूरी तक इसका विस्तार था जितना कि आंखें देख सकती थीं। द ब्यूटीफुल सीनरी, सुंदर दृश्य। ऑफ लस ग्रीनरी, मतलब पूरी तरीके से हरियाली की। एंड द साइट ऑफ टी प्लकर्स, और चाय तोड़ने वालों का दृश्य। एट वर्क एडेड टू द चार्म ऑफ द जर्नी, और कार्य पर जो लगे हुए थे उनका इस यात्रा की सुंदरता को, आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। कैप्टिवेटिंग राजवीर्स इमेजिनेशन, जो राजवीर की कल्पना थी उससे भी अधिक। एंड फैसिनेशन, और आकर्षण से भी। विद द टी गार्डन, चाय की बागानें उससे भी अधिक थीं। द साइट वाज ए ट्रीट टू हिज आईज, ये दृश्य उसकी आंखों के लिए एक उपचार जैसा था। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, 27 नंबर क्या कह रहा है बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर, अमांडा किस प्रकार के जीवन की इच्छा करती है। एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो भैया अमांडा विशेज फॉर ए लाइफ ऑफ फ्रीडम,
अमांडा स्वतंत्रता की एक जीवन जीने की इच्छा करती है एंड फैंटेसी और कल्पना की जीवन जीने की इच्छा करती है। अवे फ्रॉम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ हर रियलिटी, अपनी वास्तविकता के विरोधों से काफ़ी दूर जा कर के। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी ड्रीम्स ऑफ बीइंग ए मरमेड, वह एक जलपरी होने की कल्पना करती है। लिविंग इन ए पीसफुल इमरल्ड सी, जो एक शांत हरे समुद्र में रहने की सोचती है। वेयर सी कैन ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, जहाँ वह प्रसन्नतापूर्वक विचरण कर सकती है। अवे फ्रॉम द नैगिंग एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ हर एवरीडे लाइफ, अपने जीवन के प्रत्येक दिन की टोका टाकी और बाद प्रतिबंध के जीवन से वह दूर होकर के रहना चाहती है। अथवा मान लो आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में और में आप लोग कर लेना, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता का आप 4 लाइन लिख देना, प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में होना चाहिए। लेकिन कंडीशन है, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र में दिए हुए पंक्तियों को आप बिल्कुल भी कॉपी नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 से पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं है अभी तक चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, नीचे दिए गए कविता में से किसी एक के केंद्रीय भाव लिखिए इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। डस्ट ऑफ स्नो है, द ट्रीज है और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये पोएम है और इसकी हम लोग सेंट्रल आइडिया देखते हैं। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड द ड्रैगन की कथा इज दैट, मतलब है कि, शुड नॉट जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस और बिहेवियर, कि किसी दूसरों को उनके शारीरिक संरचना या व्यवहार से कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। एज एवरी वन हैज़ देयर आउन यूनिक स्ट्रेंथ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी खुद की विशेष क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है, एंड वीकनेस और कमजोरी भी होती है। एंड इवन द मोस्ट अनलाइकली पर्सन आर क्रिएचर कैन प्रूव टू बी ब्रेव, और यहाँ तक कि सबसे असामान्य या असाधारण व्यक्ति या जीव भी अपने आप को बहादुर सिद्ध कर सकता है, एंड हीरोइक और नायकीय सिद्ध कर सकता है, चीज़ों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, किसी भी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। जिसमें आपका फर्स्ट वाला जो है बच्चों, ये क्या कह रहा है, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौटा। तो हरी सिंह रिटर्न केम बैक टू अनिल, हरी सिंह अनिल के पास वापस आया बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी फॉर स्टीलिंग, उसने चोरी के लिए क्या किया था, अपना अपराध महसूस किया था। रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के मूल्य को समझा। एंड ट्रस्ट अनिल ऑफर्ड, और अनिल के द्वारा जो प्रदान किया गया था उस पर भरोसा किया। एंड वांटेड टू मेक अमेंड्स, और वो उसमें सुधार करना चाहता था। अंडरस्टैंडिंग, ये समझते हुए, दैट बीइंग लिटरेट, कि साक्षर होना, वुड ब्रिंग मोर सक्सेस, उसके लिए अधिक सफलता लाएगा, देन मेयर थेफ्ट, चोरी की अपेक्षा अधिक, मतलब जो चोरी करता था उसकी अपेक्षा वो अधिक सफलता लाएगा। अल्टीमेटली चूजिंग ए पथ ऑफ ऑनेस्टी, इसलिए तुरंत वो एक सम्मान का, ईमानदारी का मार्ग चुनते हुए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर क्विक मनी, और आत्मसम्मान का उसने चुना उन रुपयों से, तात्कालिक रुपयों से अधिक। अब बी वाला कह रहा है इसमें से बच्चों, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर, भोली ने विशंभर से शादी करने से क्यों मना कर दिया। तो भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंभर, भोली ने विशंभर से शादी करने से मना कर दिया। बिकॉज ही वॉज ए ग्रेडी, क्योंकि वह लालची था। ओल्डर मैन, बूढ़ा व्यक्ति था। हु डिमांडेड ए लार्ज डाउरी ऑफ 5000 रुपीज़, जिसने 5000 रुपयों की एक लंबा सा दहेज मांगा था। आफ्टर सीइंग हर पोक मार्क्ड फेस, उसके चेचक के दाग युक्त चेहरों को देखने के बाद। ह्यूमिलिएटिंग हर फादर एंड हर सेल्फ, उसे और उसके पिता को अपमानित करते हुए। हर रिफ्यूज़ल फ्यूल्ड बाई न्यू फाउंड सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके अस्वीकृति
अपने नए प्राप्त स्वाभिमान एंड एजुकेशन और शिक्षा से परिपूर्ण हो गई। वाज ए पावरफुल स्टैंड, जो एक शक्तिशाली पलटवार था अगेंस्ट सोसाइटल इनजस्टिस, इस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध, एंड फोर्स्ड मैरिज और ज़बरदस्ती शादी के विरुद्ध। एसर्टिंग हर डिग्निटी ओवर ए मीन स्पिरिटेड मैन, एक मतलबी स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर उसके स्वाभिमान को उसने चुना। अगला क्वेश्चन कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आप 60 शब्दों में दीजिए। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाउ इज होरास डैनबी चीटेड बाई द लेडी इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट कहानी में होरेस डैनबी एक महिला के द्वारा कैसे धोखा दिया जाता है। होरेस डैनबी इज चीटेड बाय द लेडी इन ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। होरेस डैनबी एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में एक महिला के द्वारा छला जाता है, बिकॉज क्योंकि सी प्रिटेंड्स टू बी द ऑनर्स वाइफ, क्योंकि वह उस मकान के मालिक की पत्नी होने का बहाना करती है। गेनिंग हिज ट्रस्ट, उसका भरोसा पाते हुए, बाई एक्टिंग डिस्ट्रेस्ड एंड कन्विंसिंग, दुख का एक्ट करते हुए अर्थात बहाना करते हुए और उसे समझाते हुए कि सी फॉरगेट द सेप्स कॉम्बिनेशन, वह उस तिजोरी की चाबी को भूल गई थी। ही यानी वह, एक केयरफुल थीफ, एक जो चालाक चोर था, अनवाइजली ओपन्स द सेफ फॉर हर, उसके लिए बिना सोचे समझे तिजोरी को खोलता है। लीविंग हिज फिंगरप्रिंट्स, अपनी अंगुलियों की छाप को छोड़ते हुए, ओनली फॉर हर टू टेक द ज्वेल्स, केवल उसे आभूषण निकालने के लिए, एंड लीव हिम टू बी अरेस्टेड, और इससे वह गिरफ्तार हो जाता है। रिवीलिंग, ये प्रकट करते हुए, शी वाज ए मोर कनिंग थीफ, कि वह एक अधिक चालाक चोर थी। हु ब्रोक द ऑनर एमंग थीव्स कोड, जो चोरों के बीच में स्वाभिमान के नियमावली को तोड़ देती है। बी नंबर कह रहा है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मटिल्डा लाइजल। मटिल्डा लाइजल के जीवन का वर्णन कीजिए। बिफोर एंड आफ्टर सी लॉस्ट द नेकलेस, उसके हार खोने से पहले और हार खोने के बाद के। तो बिफोर लॉसिंग द नेकलेस, हार खोने से पहले, मटिल्डा लाइजल लिव्ड ए मॉडेस्ट, मटिल्डा लाइजल एक सभ्य बट कंफर्टेबल लाइफ, और लेकिन आरामपूर्ण जीवन जीती थी। दैट सी कंसीडर्ड अनसेटिस्फाइंग, जिसे वह असंतोषजनक समझती थी। कॉन्स्टेंटली लॉन्गिंग फॉर वेल्थ एंड लग्जरी, जो निरंतर धन और सुख का अनुभव करती रहती थी। आफ्टर लॉसिंग द नेकलेस, हार को खोने के बाद, हर लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, उनका जीवन एक सर्वाधिक कठोर जीवन के रूप में बदल गया था। सी एंड हर हस्बैंड इनकर्ड ए मैसिव डेब्ट, वह और उनके पति एक भारी कर्ज के तहत दब गए। टू रिप्लेस इट, इसे हटाने के लिए, इसे बदल कर देने के लिए। लीडिंग देम टू सेल दियर पोजेशंस, जो उन्हें उनकी संपत्तियों को उनसे बिकवा दिया। एंड लिव इन पुअर्टी फॉर 10 ईयर्स, और 10 वर्षों तक उन्हें गरीबी में रहने के लिए मजबूर कर दिया। सी बिकेम ए स्ट्रांग हम्बल एंड एज्ड वुमन, वह एक मजबूत, विनम्र और उम्रदराज महिला बन गईं। हु हैड टू परफॉर्म ऑल द बैक ब्रेकिंग हाउस होल्ड कोर्स, जिन्होंने घर में कमर तोड़ने वाली परिश्रम को किया। ए स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू हर फॉर्मल लाइफ, जो उनके पूर्व के जीवन से 3:30 बजे वाली क्लास में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। और साथ ही साथ आप लोग बेहतर करके आएंगे परीक्षा में, ये विश्वास होना चाहिए। अब आप इतनी टाइम से आराम से भी सो जाइए, अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पर्याप्त है। सुबह आप 3:30 बजे वाली क्लास में एक फास्ट रिवीजन मार देना, बस आपका समझ लीजिए पूरा फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चैनल पर नए हैं तो समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। उससे पहले कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका पेपर कैसा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।